हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सोशियोलॉजी विद मनीष पर। डियर फ्रेंड्स, आइए इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं टॉप 50 क्वेश्चंस पर। ये लेक्चर बेस्ड है आपके यूजीसी नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, राजस्थान और बिहार हायर एजुकेशन के कोर्सेज पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण की उत्पत्ति किन किन कारकों का योगदान रहा है इसकी उत्पत्ति में। तो पहला ऑप्शन है तकनीकी। निश्चित ही तकनीकी का योगदान रहा है। जैसे आजकल आप नाइक, एडिडास, पूमा या आप देखते हैं एप्पल, वन प्लस जैसे मोबाइल देखते हैं, या स्वास्थ्य के क्षेत्र में तकनीकी देखते हैं, तो एक देश से दूसरे देश में उसका स्थानांतरण हो रहा है। उसी तरफ ये सब चीज़ें संभव है कैसे? परिवहन लागत और परिवहन व्यय में कमी के कारण। जैसे बाई सी, समुद्र के रास्ते से बाई एयर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जो कि तुलनात्मक रूप से सस्ता है। और वैश्विक समस्याएं जो थी उनको भी दूर किया गया, जैसे लैंगिक भेद को ख़त्म किया है, जैसे जो है भारत में वर्ण व्यवस्था को चुनौती दी है, जाति व्यवस्था को चुनौती दी है। ऐसे जैसे एक पहले दलित सब चीज़ नहीं खरीद सकते थे, अगर आज उनकी जेब में पैसा है तो वो ऑडी खरीद सकते हैं। और उदारीकरण यानी कि उदारता ने सब चीज़ें ठीक की हैं। तो इस तरह सभी विकल्प सही हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि इसमें कहा गया है कि वर्तमान समय में हमारे समक्ष वैश्वीकरण के द्वारा क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। तो राष्ट्र और राज्य की भूमिका कम हो गई भाई, अब वस्तुओं का मूल्य प्राइवेट प्लेयर निर्धारित करने लग गए हैं। सामाजिक अवमूल्यन हुआ, यानी सामाजिक मूल्यों में गिरावट हुई है। गरीब और अमीर के बीच में खाई काफ़ी बढ़ गई है। निश्चित ही ऐसा हुआ है, गरीब और अमीर के बीच में खाई तेजी के साथ बढ़ गई है। इसका कारण ये है, खाई बढ़ने का कारण ये है कि उत्पादन के साधनों पर जिसका नियंत्रण है वो ज़्यादा ताकतवर है। जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। मुकेश अंबानी काफ़ी अमीर हैं, जबकि भारत में 24-25 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। आगे, पर्यावरण का ह्रास, ये चीज़ तो पर्यावरण का डिग्रेडेशन तो तेजी के साथ हो रहा है। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। इसमें क्या कहा जा रहा है कि कंसेप्ट ये जो है इनको मैच कराना है, किसने दिए हैं। तो पहला, बहुकेंद्रीय सिद्धांत किसने दिया है? ये हैरिस और उलमैन ने दिया है। और लोक नगरीय सातत्य का सिद्धांत रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया है। ऑप्शन में देखते हैं। और ये जो वैश्विक नगर का कंसेप्ट, ये सेसन ने दिया है। सूचनात्मक नगर का कंसेप्ट जो है कैसल्स ने दिया है। तो इस तरीके से इसके सारे विकल्प मैच कर जाते हैं और ऑप्शन लग जाएगा ए सही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें क्या कहा गया है कि 1991 में भारत में बाजार समर्थक कार्यनीति अपनाई गई। इसका अर्थ यह है कि भारत ने क्या किया? भारत ने अपना आंतरिक नियामक ढांचा उदार बना दिया। बिल्कुल ठीक है, पहला सही है। प्रशुल्क घटा दिए, यानी जो शुल्क लगाते थे उसकी दरों को हम लोगों ने घटा दिया, ठीक किया। और उपयुक्त विनिमय दर की नीतियाँ अपनाई कि जो हम उन पर कोई वस्तु लेंगे तो उसके लिए ये रेट फिक्स करेंगे। और चौथा है, विदेशी निवेशकों को अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जो है भूमिका निभाने के लिए हमने जो है उनको आमंत्रित किया, यानी जो सरकार का जो रोल है उसको हमने कम कर दिया। और इस तरह से विकल्प कौन सा सही हो गया? विकल्प सही हो गया बी। पांचवें प्रश्न पर आते हैं। भारत में नियंत्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? पहला पॉइंट, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। भूमि सुधार जैसे गरीबी प्रतिकारात्मक नीतियाँ, ये भी ठीक है। कृषि उत्पादन के पीछे राज्य का बल लगाना, बिल्कुल ठीक है। ये नियंत्रित अर्थव्यवस्था जिसमें राज्य काफ़ी ताकतवर है। और चौथा है, सार्वजनिक क्षेत्र की आर्थिक इकाइयों के माध्यम से अर्थव्यवस्था नियंत्रित करना। तो इस तरह से चारों विकल्प। सार्वजनिक क्षेत्र का क्या मतलब है? जैसे सरकार के अंग। अगले प्रश्न पर आते हैं जिसमें कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन
सेशन द्वारा वर्गित वैश्विक नगर के विशेष गुण युक्त करते हैं। मतलब जो इन्होंने ग्लोबल सिटी का कंसेप्ट दिया है उसके कौन कौन से गुण हैं ग्लोबल सिटी के। तो पहला, वे वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए निर्देश और नीति निर्माण के केंद्र हैं। ठीक है। दूसरा, वे वैश्विक अर्थव्यवस्था के निर्देशन और नीति निर्माण के केंद्र हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्देशन करते हैं लेकिन नीति निर्माण का केंद्र नहीं है। वे वित्तीय और विशेषीकृत सेवा फर्मों का अवस्थान है, मतलब सेंटर है। बिल्कुल ठीक है, पहला गलत। वे ऐसे बाजार हैं जहां वित्तीय और सेवा उद्योगों के उत्पाद खरीदे बेचे निपटाए जाते हैं। ठीक है। जनसंख्या घनत्व का उच्च स्तर इनकी विशेषता है, ये भी ठीक है। 2, 3, 4 सही हो गए। अगला क्वेश्चन 7वां, इसमें कहा गया है कि बाजार विनिमय के बारे में बताइए, बार्टर सिस्टम। तो बाजार विनिमय विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक विनिमय का आर्थिक रूप है। बिल्कुल ठीक है, पैसे देंगे तब कोई वस्तु मिलेगी। बाजार विनिमय करने वाले पक्षों को निर्धारित नहीं करता। बिल्कुल, विनिमय करने वाले पक्षों को निर्धारित नहीं करता, एकदम ठीक है। बाजार विनिमय केवल ज्ञात लोगों में वस्तु का अंतरण संभव बनाता है। ज्ञात हो चाहे अज्ञात हो, उससे कोई मतलब नहीं, आप पैसे दीजिए, सामान लीजिए। 8वां प्रश्न, इसमें कहा गया वस्तु और सेवाएं मनुष्य की सामाजिक और जैविक मांगों को अपने आप संतुष्ट नहीं करती। ठीक है। मनुष्य में कोई न कोई संगठित व्यवहार प्रणाली होनी चाहिए, आवश्यक है, जो उसे आवश्यक भौतिक संसाधनों को सृजित और प्राप्त करने के योग्य बनाती है। दोनों विकल्प सही, कथन कारण दोनों सही, व्याख्या भी करता है। 9, पूंजीवादी समाजों में विसंबंधन का प्रतिरूप किस कारण है? मतलब जो कोरिलेशन नहीं बन पा रहा है तो उसका कारण क्या है? पहला, अतिरिक्त मूल्य पैदा करने की चीज़ की इच्छा शक्ति, ये तो है ही है। दूसरा है उत्पादन के साधनों से कामगारों का अलगाव, तो एलिनेशन, यही बिल्कुल ठीक है, एलिनेशन यानी अलगाव। ये कंसेप्ट मार्क्स ने दिया है। वो कहते हैं पहले वस्तु से, उत्पादन के साधनों से, इन सब चीज़ों से अलगाव हो जाता है। फिर 10वें प्रश्न पर आते हैं। इसमें मैच करने के लिए दिया है, कंसेप्ट हैं ये बेसिकली, और कोट्स हैं, इनको मैच करना है। इसमें उपभोग विन्यास पर आधारित समूहों में पुरुषों का सामाजिक पद, उपभोग विन्यास है ना, कंज्यूमिंग कैपेसिटी, सोशल जो प्रेस्टीज बनती है, तो ये मैक्स वेबर का दिया हुआ कंसेप्ट है। पूंजीवादी समाज में पूंजीपतियों और कामगारों के अतिरिक्त अन्य वर्ग स्तर भी होते हैं, तो ये किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर ने कहा है। ये प्रकार्यात्मक व्याख्या करते हैं स्त्रीकरण की। फिर उपलब्धि उत्प्रेरणा, मोटिवेशन के माध्यम से प्रस्तुति पाना है, ये वेजोलस्की का है। और शोषण के माध्यम से अतिरिक्त मूल्य कमाना, ये खुले तौर पर मार्क्स का है। तो इसलिए ये विकल्प सही हो जाता है बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। इसमें क्या कहा जा रहा है, जनजातीय आर्थिकी में प्रायः बाजार व्यवस्था तो नहीं होती परंतु उससे बाजार स्थल होता है। बिल्कुल ठीक है, बाजार स्थल बिल्कुल होते हैं। बाजार व्यवस्था फॉर्मल जो है मार्केट सिस्टम नहीं होता है। अन्योन्यता यानी दूसरे पर निर्भरता और पुनर्वितरण से जनजातीय आर्थिकी में एकात्मक विन्यास होता है। मतलब हम कोई चीज़ देंगे, आप बदले में दूसरी चीज़ दे देंगे। और रिप्रोडक्शन से जनजातीय आर्थिक एकात्मक विकास बना रहता है, एकदम सही बात है। तीसरा, जनजातीय उत्पाद संविदात्मक एवं ऐच्छिक होते हैं, तो ऐच्छिक तो होते हैं लेकिन संविदात्मक नहीं होते, इसलिए ये गलत है। सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं का सम्मिश्रण आदिम जीवन का विशेष लक्षण है। बिल्कुल, मतलब समाज को अर्थव्यवस्था से अलग कर नहीं देखा जाता है, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं ही सीमित होती हैं, उनको ऐसे घरों में रहना ही नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें कहा जा रहा है टॉपिक से मैच करना है। पहला है वस्तुओं का निर्माण करना, ये किससे जुड़ा हुआ है, ये कारखाने में वस्तुओं का निर्माण होता है। फिर आगे बात करते हैं,
श्रमिक संघ का कौन होता है? एक नेता होता है। भूमंडलीय प्रतिस्पर्धा कहाँ होती है? मुक्त अर्थव्यवस्था में होती है। और उसके बाद विपुल उत्पादन कहाँ होता है? ये होगा उपभोक्तावाद में। जितना ज़्यादा उत्पादन होगा उस हिसाब से कंज्यूमिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। तो ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। मुक्त बाजार व्यवस्था के उद्गम के संदर्भ में सही अनुक्रम कौन सा है? बिल्कुल ठीक, बढ़िया प्रश्न। इसमें पहला है पूंजीवादी मतलब बाजारी पूंजीवाद आया सबसे पहले नंबर पर। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या आता है? साम्राज्यवादी पूंजीवाद आया कि कुछ देशों का बहुत ताकतवर हो गए। फिर तीसरे नंबर पर बहुराष्ट्रीय उपभोक्ता पूंजीवाद आया और चौथे नंबर पर भूमंडलीय पूंजीवाद आया। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही हुआ। आगे बढ़ते हैं। कथन कारण के प्रश्न हैं, इनका जवाब देना है। पूंजीवादी व्यवस्था बाजार व्यवस्था को प्रोत्साहित करती है। बिल्कुल ठीक है। पूंजीवादी व्यवस्था विश्वव्यापी विकल्प है। एकदम सही, ये सही हो गया। कथन कारण की व्याख्या भी करता है। अगला, समाज विशेष में आर्थिक व्यवहार का निर्धारण सांस्कृतिक दशाओं से होता है। बिल्कुल, सांस्कृतिक दशाओं से कैसे होता है कि जैसे भारत की जो सांस्कृतिक दशाएं हैं उसके आधार पर अर्थव्यवस्था जो है आर्थिक व्यवहार का निर्धारण होता है। दूसरा, समाज विशेष में आर्थिक व्यवहार राजनीतिक आवश्यकताओं का परिणाम है, ये गलत है, इसलिए सी सही है 15 का। 16 नंबर प्रश्न पर आते हैं। मूल्य तंत्र से क्या मतलब है? पहला, उत्पादकों द्वारा मूल्य का परिचालन करना गलत, उपभोक्ताओं द्वारा मूल्य का परिचालन करना गलत, बाजार की शक्तियाँ मूल्य का निर्धारण करती हैं, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से यही विकल्प सही है। 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें क्या कहा गया? आज आर्थिक वृद्धि के साथ साथ सामाजिक न्याय पर अधिक बल दिया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। पहले आर्थिक वृद्धि पर अधिक बल ने भारत में गरीब अमीर गांव और शहर के अंतर को बढ़ाया है। दोनों विकल्प सही और सही व्याख्या भी कर रहा है। अट्ठारह नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करो। विनिमय तथा वस्तु विनिमय पर आधारित आर्थिक संबंध, ये कहाँ से रिलेट करना है? आदिम व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था से रिलेट करना है, तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा, पूंजीवादी पदार्थों का निर्माण, ये जनजातियों में नहीं होता, ये आम समाज में होता है। तकनीकी योग्यता पर आधारित विशिष्टीकरण का भाव, ये भी सही है, ये जीवन में नहीं होती। नियमित बाजार का भाव वहाँ, बिल्कुल ये बात, नियमित बाजार वहाँ नहीं होते। तो 1 और 3 4 सही हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि उत्पादन प्रौद्योगिकी के अत्यंत आधुनिक रूप में स्वचालन ने अनेक समाजशास्त्रियों की रुचि को आकर्षित किया है। स्वचालन श्रमिक वर्ग के अंतर्गत तथा श्रमिक वर्ग के शेष समाज के साथ संबंधों दोनों में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है, तो ये सही हो गया। और 20 पर आते हैं। कुलीनीकरण एक भयप्रद प्रक्रिया है। ठीक है, यह नगर के केंद्रीय क्षेत्र में भूमि के मूल्य को अत्यधिक उठा देती है, जिससे निर्धनों को वहाँ रहना कठिन हो जाता है। ये भी सही है, दोनों सही और व्याख्या भी करते हैं। 21 नंबर पर आते हैं कि दोहरी अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है? तो काले धन और सफ़ेद धन का विद्यमान होना गलत, ये नहीं है, ये तो ब्लैक मनी का एग्जाम्पल है। कृषि एवं उद्योगों का विद्यमान होना, ये सही है, मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसा। व्यावसायिक कृषि एवं सहायक खेती का विद्यमान होना, ये भी सही है। आधुनिक उद्योग और व्यावसायिक कृषि के साथ साथ निर्वाह करना, ये भी सही है। तो इस तरह से डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पर। इसमें क्या कहा गया है? मनुष्य कई तकनीकों को बना सकते हैं
विकसित कर सकते हैं, अपना सकते हैं, वे नई तकनीकें बदले में नई प्रौद्योगिकी, वैचारिक, संगठनात्मक अनुकूलन की सीमाओं को पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये सही हो गया। तथापि कोई तकनीकी सामाजिक परिवर्तन को सक्रिय करने पर बल नहीं देती। बिल्कुल कर देती है, जैसे फेसबुक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये सब सामाजिक परिवर्तन को सक्रिय करने बल देते हैं, इसलिए यार गलत है। सी विकल्प सही हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कहा जा रहा है 21वीं शताब्दी में सामाजिक जीवन की प्रायः सभी विमाओं में परिवर्तन की दर बढ़ती जा रही है। ठीक है। वैश्वीकरण और तथा प्रौद्योगिकी नव परिवर्तनों, औद्योगिक उन्नति में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया पर अधिक बल प्रदान करती है। दोनों सही व्याख्या भी करता है। 24 नंबर पर आते हैं। बेरोजगारी की बढ़ती हुई दर का एक कारण नहीं है। उद्योग एवं सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी का बढ़ता प्रयोग, ये सही है। आर्थिक मंदी, ये भी ठीक है। कर्म के सिद्धांत से इससे कोई मतलब नहीं, इसलिए सी विकल्प सही हो गया। 25 नंबर। सीरियस स्टूडेंट इस वीडियो को ठीक से देखेंगे, क्योंकि इतनी जल्दी क्वेश्चन सही नहीं हो पाएंगे। 25। औद्योगिक क्रांति से अभिप्राय या अभिप्रेरणा एवं निजी दायित्व के बोध का ह्रास होता है। निजी दायित्व के बोध का ह्रास नहीं होता, बल्कि डेवलपमेंट होता है, तो ये पहला गलत हो गया। इसने स्वतंत्र स्वामित्व को नियोक्ता और निर्भरता में स्थापित कर दिया है, ये सही हो गया। वैश्वीकरण क्या है? बहुदलीय प्रक्रिया है, सभी पर्सपेक्टिव इसमें शामिल हो जाते हैं। फिर 27 नंबर पर आते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है? वैश्वीकरण की विशेषताओं को लेना है। पहला पॉइंट है वैश्विक व्यापार होता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन है, बहुराष्ट्रीय उद्यम बन गए हैं, एमएनसीज बन गई, मल्टीनेशनल कंपनी, प्रवासी श्रमिक हो गए हैं, भारत का श्रमिक पूरी दुनिया में काम कर रहा है, सबसे ज़्यादा डायस्पोरा लेकर आ रहा है, और विश्व दृष्टिकोण एक वर्ल्ड पर्सपेक्टिव भी बन गया है, इसलिए सभी विकल्प सही हैं। अगला, वैश्वीकरण के परिणामों निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन करो। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया तेज हुई वैश्वीकरण से, सही है। विश्व के देश एक दूसरे के निकट आए हैं, ये भी ठीक है। आर्थिक प्रक्रियाओं में तेजी आई है, ठीक है। वैश्विक गांव के निर्माण में सहयोग मिला है, ये भी ठीक है। अगला, शिक्षा के निजीकरण के महत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। शिक्षा के निजीकरण से मतलब है न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आई है, ये आप लोग बताएंगे कमेंट करके। उसका अध्यक्ष कौन था? पहला, शिक्षा में गुणात्मक सुधार हुआ है, राष्ट्रीय खर्च में बचत हुई है, शिक्षा सर्वसुलभ होगी, बेहतर समाज के निर्माण में सहायता मिलेगी, सभी सही हैं। अगला, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारक, बाजार की खोज होती है, बिल्कुल। बहुराष्ट्रीय निवेश होता है, सामाजिक न्याय सुनिश्चित होता है, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। तीसरा विकल्प भी सही है, तो 1 और 2 3 सही हो गए। अगला, वैश्वीकरण ने भारत को क्या लाभ प्रदान किया है? तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो गई है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो गई है, उद्योग धंधों का विकास हो गया है, ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि हुई, ये पॉइंट गलत है। अगला प्रश्न है 32 नंबर, टीपीआईसी क्या है? तो ये प्रौद्योगिकी नीति क्रियान्वयन समिति है, टेक्नोलॉजी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन काउंसिल या कमेटी। अगला 33 नंबर क्वेश्चन, उदारीकरण वैश्वीकरण के प्रभावों को ध्यान से पढ़ें और इनके आधार पर इसके परिणाम स्वरूप कौन सी चीज़ नहीं हो रही है। तो
आयात में वृद्धि, निर्यात में कमी हो रही है। बिल्कुल ठीक है, भारत में तो यही हालत है, हमारे साथ चाइना के साथ व्यापार घाटा से ज़्यादा। बेरोजगारी में कमी, बिल्कुल ठीक, यही नहीं हो रही, बेरोजगारी तो उतनी बढ़ रही है। विदेशी कर्ज का बोझ कम होना, है ना, ये भी लगातार विदेशी कर्ज का बोझ कम हुआ है, ठीक है, ये भी मतलब सही नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं, कर्ज का बोझ बहुत ज़्यादा है। बाजार में आयातित कृषि उत्पादों का अंबार, ये गलत, 2 और 3 सही हो गया। अगला, आप सुमेलित करना है, समाजशास्त्री हैं और सुमेलन करना है। तो पिल्ले ने जाति का अध्ययन किया, और उसके बाद बी का तीसरा लगेगा, हिंदू समाज, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, PN प्रभु की पुस्तक है। PH कहीं लिखा रहता है, KM कपाड़िया हिंदू नातेदारी का अध्ययन करते हैं। इरावती करवा, सॉरी सी का 4 है, इरावती करवे हिंदू समाज का अध्ययन करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही हो गया। 35 में आते हैं, एक संपूर्ण विभाग के रूप में समाजशास्त्र कहाँ से पढ़ाया जाने लगा? तो मुंबई विश्वविद्यालय से 19, ठीक, सर पैट्रिक गेट्स की अध्यक्षता से। अगला, राधा कमल मुखर्जी की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय, ये कहाँ काम शुरू हुआ? तो लखनऊ विश्वविद्यालय में स्टार्ट हुआ 1921 में, जेगे इंस्टीट्यूट कहते हैं उसे। समाजशास्त्र का एक अलग विषय के रूप में विकास कब हुआ है? ये हुआ है 1920 में, 1921 में पढ़ाया जाने लगा है भारत में। अगला 38 नंबर, शिक्षा के निजीकरण के कारण वह खर्चीली है तथा उसके स्तर में गिरावट आई है। पहला, ये सही है। आज शिक्षा संस्थाओं के लिए वित्तीय संतुलन बनाए रखना आसान हो गया है, गलत। राष्ट्रीय विज्ञान नीति की घोषणा कब की गई है? 1958 में की गई है। अगला, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा कब की गई? 1983 में की गई है। अगला, भारत में कंप्यूटर उपभोक्ताओं की संख्या वर्ष 2010 में कितनी थी? तो ये 81 मिलियन थी, आज बहुत ज़्यादा हो गई, आज 110, मतलब जो है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो गई है। 110 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास मोबाइल हैं आज की डेट में, सॉरी कंप्यूटर उपभोक्ता कह रहे हैं, यहाँ जो बिलियन लिखा है यही सही नहीं है। अगला 42 नंबर पर, क्वेश्चन को काट दे रहे हैं इसको। 42 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, मीडिया लैब एशिया योजना भारत का सहयोगी राष्ट्र है इस योजना में, तो अमेरिका सहयोगी है तकनीकी से। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव किन चीज़ों पर पड़ा है? तो कृषि पर पड़ा है, वाणिज्य पर पड़ा है, विज्ञान पर पड़ा है, संचार पर पड़ा है, यानी सभी पर सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव पड़ा है। अगला, मध्ययुगीन नगरों के विकास के लिए प्रमुख कारण व्यापारिक क्रांति थी, ठीक है। उपनिवेश और विजयों ने पूरब के लिए पश्चिमी बाजार का द्वार खोल दिए, ये भी सही है, लेकिन विकल्प बी सही है। अगला क्वेश्चन, चेतनात्मक और आदर्शात्मक सांस्कृतिक कंसेप्ट किसने दिया? आंख मूंद कर लगाइए, सोरोकिन। वैश्वीकरण क्या है? एक आर्थिक अवधारणा है। सहयोगी प्रक्रिया क्या है? सहयोग, समायोजन और सात्मीकरण, ये बेसिकली सहयोगी प्रक्रियाएं हैं। भारत में समाजशास्त्र के संस्थापक कौन थे? तो GS घुरिये को समाजशास्त्र का संस्थापक या जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करो और सत्य कथन को बताना है। तो समाजशास्त्र विशिष्ट दृष्टिकोण से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है, यही विकल्प सही है। विशिष्ट समस्याओं का नहीं करता, नैतिक और ये नहीं, विशिष्ट ढंग से नहीं। 50, समाज एक समस्या पर विजय पाने के लिए हमेशा एक समाधान के आने का प्रयास करता है, ठीक है।
सोशलॉजी एक सॉल्यूशन लेकर आता है। कोई भी समाज एक समस्या को बने रहने नहीं दे सकता, क्योंकि ऐसा ना हो कि उसकी एकता और उत्तरजीविता खतरे में पड़ जाए। बिल्कुल ठीक है, इसलिए ए सही है, व्याख्या करता है कथन कारण का। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम लोगों ने 50 क्वेश्चन पर बात की है। आप लोगों को हमारा लेक्चर पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पेड ग्रुप के लिए संपर्क करें 7054161270 पर। थैंक यू वेरी मच।